Good morning, sir. Good morning. Okay, good morning to all of you, and let's start. Let's start with two observations. Let's start with two observations. Observation number one is that ये observation विरल के तरफ से है और एक मेरा काउंटर ऑब्जर्वेशन भी विरल के बारे में ही है, ठीक है ना। और वो ये है कि विरल has given an observation कि चलो इस बार फिजिक्स का क्लास सीपीटी के दिन कैंसिल नहीं हुआ। सीपीटी के दिन किसी ना किसी सब्जेक्ट का तो कैंसिल होता ही है। अभी तक पता नहीं सामा एक ट्रेंड रहा है कि फिजिक्स की क्लास ही काट देते हैं। ठीक है ना। दैट मे बी बिकॉज जनरली देखा जाता है कि थोड़ा केमिस्ट्री सिलेबस में टाइम ज्यादा लग जाता है 12th में somehow, मे बी बिकॉज उसमें ऑर्गेनिक काफी ज्यादा है, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, तो दैट कुड बी प्रॉब्ली व्हाई फिजिक्स का ही सबसे पहले कटता है। और ऊपर से फिजिक्स का तो इनफैक्ट 2 चैप्टर तो बोर्ड्स में निकल भी गए, ठीक है ना। चलो एनीवे, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया। धैर्य, कार्तिक, ध्रुव, अक्षित, वेरल, खुशी, मनन, कार्तिक, प्रत्यक्ष, शिवम, आलोक, मनन। कौन से चैप्टर निकले? कौन से चैप्टर निकले बोर्ड से? बोर्ड से तो एक तो कम्युनिकेशन पूरा ही निकल चुका है। वैसे इस साल तो और भी निकलेंगे, क्योंकि मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया ना कि वी आर ऑल वर्किंग ऑन द सिलेबस एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द सिलेबस। तो यानी सिलेबस पे जब वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ कम करने का ही, बढ़ तो सकता ही नहीं है। और अगर मेंटेन ही करना था तो फिर मीटिंग क्यों रखा है ना। तो मिनिस्ट्री ने मीटिंग रखा है कि हम सिलेबस को रिव्यू करें। तो यानी उनके दिमाग में तो है ना कि कुछ रिडक्शन करना चाहिए, है ना, बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल टाइम्स। चलो आई मीन यहाँ तो स्कूल हो रहा है, मतलब क्लासेस चल रहा है, ठीक है, बट जैसे रूरल बेल्ट में वहां तो क्लासेस चल ही नहीं सकता है ना, वहां पे नेटवर्क ही नहीं है। तो वहां पे फिर कैसे सिलेबस हो पाएगा? ऑलरेडी 2-3 महीने हो चुका है, वहां पे मान लो क्लासेस नहीं हो रहा है, एंड सिलेबस हैज टू बी कॉमन फॉर ऑल। इट कैन नॉट बी कि जहां क्लासेस हो रहा है वहां अलग सिलेबस हो। सो देयरफॉर देयर इज अ प्लान रिडक्शन। बट एनीवे, लेट मी क्विकली मेंशन अबाउट माय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विरल, एंड दैट इज मैंने एक चीज देखा है कि जैसे सीपीटी के दिन ना, सीपीटी के दिन जब मैं अपना लॉगिन करता हूँ तो मैं देखता हूँ विरल ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो विरल ने आइडिया लगाया और सही लगाया। एंड दैट इज कि क्योंकि सीपीटी के टाइम जो पासवर्ड होता है, ठीक है ना, एक दिन में जनरली पासवर्ड एक ही रखा जाता है ऑल क्लासेस। दिस जनरली व्हाट हैपेंस, एटलीस्ट मैं तो यही करता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि सीपीटी के टाइम वो पासवर्ड था और वो सीपीटी में मेरा ही लॉगिन था, तो यानी इसमें भी वही पासवर्ड होता होगा। तो लास्ट वीक भी देखा था और इस वीक भी मैं देख रहा हूँ कि एक दो क्लास में विरल का पहले से लॉगिन, मींस ही जज द पासवर्ड फ्रॉम द सीपीटी एग्जाम इटसेल्फ। समझ गया? गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब मीटिंग आप होस्ट करते हो, इन्विजिलेशन अनीता मैम करती है? नहीं, एक्चुअली क्या ना, वो उसमें है ना कि 40 मिनट से ऊपर कट जाता है ना फिर। तो कुछ टीचर्स ने उसका वो ले रखा है, प्रो वाला ले रखा है, जो कि पेड होता है, और उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें मतलब 2-3 घंटा भी जा सकता है। तो अगर सीपीटी 1 घंटा का है तो वो तो 40 मिनट बाद कट जाएगा, फिर तो ऑटोमेटिक फिर दोबारा रीलॉग इन, तो वो तो सारा मामला ही खत्म हो गया, है ना। इसलिए किया जाता, और कोई बात नहीं। ठीक है, चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। ओके, रोहन सेज कि लगता है शायद इंग्लिश सीपीटी के दिन क्लास होता है। well, I don't know whether that observation is correct or not. हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे अगर एक मूविंग उसमें क्या होगा, है ना। तो एक दो मैंने एग्जांपल बताया था, तो मे बी विल फोकस ऑन दैट। इसके अलावा एक और कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, इस पे भी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है। तो लाइक सिंपल कंसेप्ट, कोई हाईफाई कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कोई हाईफाई चीज कुछ नहीं है, अब बेसिक चीजें हैं। इनफैक्ट ट्वेल्थ में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर इकट्ठे हो जाए तो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट है, बट उस टाइम क्वेश्चन आते नहीं है। इसके अलावा बहुत ज्यादा टफ एरिया ट्वेल्थ में कहाँ, जैसे 11th में तो कई जगह है थोड़ा सा टफ एरिया है, ट्वेल्थ में रिलेटिवली कम है ना। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन, बाकी यू माइट डिफर आल्सो।
तो जो मैं कह रहा था दो चीजें, एक तो ये है कि जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने क्या किया, एक कॉइल लिया, ठीक है ना, एक कॉइल लिया विच इज इन द एक्स वाई प्लेन, ऐसे एल और बी, ठीक है, और लैम्डा इज सपोज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। और मैं क्या करता हूं, इस कॉइल को, थोड़ा ध्यान से इसका मैथमेटिक्स सुनना, इस कॉइल को क्या करता हूं मैं, ओके, इस कॉइल को क्या करता हूं मैं, इसको कॉइल को ऐसे टर्न कर देता हूं, यूं करके ऐसे टर्न कर देता हूं, और इसलिए डिफिकल्ट टू ड्रॉ, तो मैं इसका 3D व्यू बना रहा हूं, ठीक है ना। तो 3D व्यू कुछ इस तरीके का है कि ये हो गया, चलो ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये हो गया जेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको थीटा एंगल से टर्न कर दिया, तो लाइक दिस इज द कॉइल, यानी कॉइल का पोजीशन अब बदल चुका है, कॉइल का पोजीशन, हाँ मनन, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट मनन, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ, ये हो गया उसका वो कॉइल, यानी कॉइल पहले एक्स वाई प्लेन पे था, कॉइल इज इनिशियली इन द एक्स वाई प्लेन, और फिर मैंने उसको थीटा एंगल से टर्न कर दिया, लाइक द न्यू पोजीशन ऑफ द कॉइल इज लाइक दिस, थीटा एंगल से टर्न कर दिया। आई होप द फिगर इज ओके, हमें समझ में आ रहा है शायद फिगर, आई थिंक इट्स ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया फिगर। The question is find the charge flow in the coil. The question is find in the coil. इनफैक्ट डायरेक्शन भी बता सकते हो, तो डायरेक्शन तो चलो जैसे करंट होता है वही हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अमाउंट ऑफ चार्ज वो कितना होगा। ये दिया हुआ है कि लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ ब्रेड दे रखा है, यानी ऑब्वियसली फिर ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेड हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, समथिंग लाइक दिस, दैट मे बी लेट्स से दिस इज द कॉइल, तो मैंने क्या किया, इस कॉइल को ऐसे करके एंगल पे टर्न कर, तो वो एंगल थीटा है, यहाँ वाला जो एंगल है वो थीटा है, दैट इज व्हाट हैज बीन डन, ठीक है। सर हाँ जी, सर कोई वेटिंग रूम में है शायद। वो मैंने कर दिया, वो एक्चुअली ना बड़ा लंबा ज्वाइनिंग दिखा रहा है, कई बार हो जाता है ना, हैंग टाइप का हो जाता है। चलो देखते हैं, शौर्य का ही है, मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में, क्या करें। दिव्यम हैज everyday doses of observations. वैसे दिव्यम हैज a request on behalf of all, and that is सर रवि चुप सर को बोल दो ना कि वीकेंड आ रहा है, तो बस यही से छुट्टियां शुरू हो जाए, अब क्या मंडे ट्यूसडे क्लास लगाना है। It's a good request, but generally these requests are better not sent from teacher's side, and you understand why not. ठीक है ना। And another observation is that आपने जो कॉयल दिखाया, हमने कॉयल तो देखा नहीं, हमने ये जरूर देखा कि कौन से फोन से कॉयल आपने बनाया, ठीक है ना। मुझे लगता है मुझे एक कॉपी रखना पड़ेगा कॉयल के लिए, so that none of these observations become highlighted. Yeah, so question is find the charge flow in the coil, ठीक है ना, that's the thing. और इसमें चलो एक काम और बता दो, इस दैट इसमें करंट जो होगा, जो भी करंट होगा, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अक्षित दास, आपने क्या न्यू फोन लिया है? लिया नहीं है, लेना पड़ा। आजकल इतने क्लासेस, इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स, इतना कुछ कि मेरा जो पुराना फोन था उसके तो मतलब हमेशा चार्जर पे लगाना पड़ता था। अच्छा, चार्जर पे लगाने का मतलब ये हुआ कि चार्जिंग पॉइंट पे के आसपास होना चाहिए, है ना, तो इधर उधर करने में दिक्कत, तो मैंने एक नया ही ले लिया कि भाई कम से कम बैटरी जो है एटलीस्ट टिकेगा, ठीक है। चलो एनीवे, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये तो बताओ पहले। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट? ओके, मनन डंगवाल ने एक आंसर दिए हैं, बी ए
हाँ मतलब ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड तो बी लोगे, बी ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आर। ठीक है, एरिया तो एल बी हो गया, आर इज द रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताओ कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया, ये तो बता दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका आंसर कैसे मिलेगा? देखो अभी कॉइल में यूं जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ। अब कॉइल अगर ऐसे हो रहा है तो यानी पूरा मैग्नेटिक फील्ड फेस कर रहा है। कॉइल जैसे यूं किया तो इफेक्टिव जो एरिया फेस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को वो कम हो गया, यानी कम लाइंस जा रहा है अंदर। तो कम लाइंस अगर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में और उसको लाइंस बनाने की कोशिश है, और वो कोशिश करेगा कॉइल। तो यानी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में और कोशिश करेंगे, यानी क्या हो गया, क्लॉकवाइज। फर्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी अ क्लॉकवाइज करंट, दैट्स द मेजर थिंग, देयर विल बी अ क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, धैर्य ने ये आंसर दिया, क्लॉकवाइज करंट। अब बाकी जहां तक चार्ज फ्लो की बात है, तो चार्ज फ्लो का पता कैसे आंसर होता है, ये जनरल चीज बता रहा हूं। इस टाइप के बड़े सारे क्वेश्चन बन जाता है। देखना चार्ज फ्लो के कोई भी एक्सरसाइज कर लो, चाहे फिटजी का कर लो, चाहे बीएम शर्मा कर लो, एचसीबी कर लो, डीसी पांडे कर लो, या पुराने पेपर्स कर लो, तो देखना चार्ज फ्लो का एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट आइडिया वो क्या है कि देखो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई dt। से आपने माइनस क्यों नहीं लिखा? मैं तो मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, तो देयरफॉर बाकी डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, तो मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, तो देयरफॉर मैंने ऐसे ही। अब इससे करंट आ जाएगा, क्या आएगा, E by R, so that is equal to 1 by R d phi dt। ठीक है, अब ये हो गया करंट। नाउ व्हाट इज I करंट? नथिंग बट dq dt, यानी dq dt हो गया 1 by R into d phi dt। तो देयरफॉर dq यानी चार्ज फ्लो, dq मतलब चार्ज फ्लो होता है, इज इक्वल टू क्या आएगा, dt dt कैंसिल कर लो, 1 upon R d phi। तो अब ये तो हो गया एक इंस्टेंट के लिए। अगर इसी चीज को मैं इंटीग्रेशन कर दूं, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर दूं, तो टोटल मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज फ्लो, देयरफॉर टोटल चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 1 by r d phi की जगह डेल्टा phi, बस that's it। ये हो गया अमाउंट। बाकी डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, क्या आ गया, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज निकाल रखा कैसे, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिस इनटू एरिया, लेकिन अब क्या होगा ना, प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा, है ना। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गया, तो कम हो गया मतलब और बिल्डअप करेगा, तो यानी ऐसे, यानी क्लॉकवाइज करंट। तो दो चीजें हो गया, एक होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो और एक होता है डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो क्या होगा, डेल्टा फाई बाय आर। अब डेल्टा फाई क्या होगा, तो इनिशियल फ्लक्स क्या है, फाई 1 इज इक्वल टू एल बी इंटू कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी ले। और बाद में क्या होगा, देखो बाद में भी हम लोग क्योंकि माइनस जेड एक्सिस पे है, तो यानी हमें प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा। तो फाई 2 हो गया एल बी कॉस थीटा, ये जो थीटा लिखा इनटू बी। तो देयरफॉर फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू mod of delta phi, which is equal to LBP into 1 minus cos theta. Therefore, delta Q is equal to LBP 1 minus cos theta by R. अब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू L plus B into lambda into 2। ठीक है ना, यानी 2 into L plus B into lambda, यानी इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है एल बी पी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 इंटू एल प्लस बी इंटू लैम्डा। सो दैट इज द चार्ज फ्लो। ये होता है चार्ज फ्लो निकालने का तरीका और आइडिया, एक बार अच्छे से देख लो। यानी बेसिकली जनरल आइडिया क्या है, डेल्टा फाई बाय आर, बस दैट्स इट। ठीक है ना, और अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तब तो डी फाई करके आएगा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस चाहिए तो याद है 1 by r d phi, तो डी फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाइन कुछ तो दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। बट अगर ओवरऑल निकालना है तो इन दैट केस बीच में क्या हुआ, हमें उतना बॉदरेशन नहीं है, हमें बॉदरेशन है इनिशियल और फाइनल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल। अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखना इज दैट
कि सपोज यही मैं लेता हूं सर्कल, ठीक है ना, यही सर्कल लेता हूं और मान लो इसका इनिशियल मतलब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सपोज है ओमेगा, ठीक है। तो यू टू फाइंड आउट चार्ज फ्लो इन टाइम टी। आप क्या करेंगे, ठीक है, और वही चीज ले लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही ले लो, क्रॉस बी और रेडियस आर ले लो, ठीक है ना, और लैम्डा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। गो अहेड, ये काम करो, रेडियस को स्मॉल आर ले लो। इस केस में क्या हो जाएगा, फाइंड चार्ज फ्लो इन टाइम टी, ठीक है ना। मैं एक काम करूं, इसका कुछ डेटा ही दे देता हूं। चलो B इज इक्वल टू 5 टेस्ला, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 5/3 रेडियन पर सेकेंड, फाइन, और टाइम दे देता हूं, टाइम इज इक्वल टू सपोज 32 सेकेंड्स, 31 seconds. Go ahead. Find out the charge flow. यानी इस बार क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है। ये काम करो, दो क्वेश्चन का आंसर दे दो। पहले कर लो 21 सेकेंड्स, तो दो क्वेश्चन हो गए, एक 21 सेकेंड और एक 31 सेकेंड, दो क्वेश्चन हो गए। नाउ व्हाट टू डू? सर रेडियस क्या? रेडियस दे देता हूँ, कुछ वैल्यू ले लो, रेडियस ले लो, जैसे 2 मीटर ले लो, चलो, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले लो 1 ओम पर मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया 1 ओम पर मीटर, रेडियस 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, ओमेगा है π/3 रेडियन पर सेकंड, और टाइम 21 सेकंड बाद और 31 सेकंड बाद चार्ज फ्लो निकाल। दैट्स द टोटल क्वेश्चन। Manan Nagwal has asked what is the shape? Shape is a circle. Dhruv has asked कि इस बार करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। जय गोयल इज आस्किंग एंड दैट इज क्या डायरेक्शन टाइम वेरिंग नहीं होगा? Well, I'm not really commenting anything, so you think on it. We will definitely discuss after that. Dhruv has said कि initially तो होगा यही एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है। देयर आर आइडियाज कमिंग अप अभी, ठीक है। ध्रुव ने भी कुछ बताया, कुछ मनन ने बताया, धैर्य वाज आल्सो गिवन समथिंग। कोई नहीं, सारा आइडियाज को समेटो कि भाई चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे। चलो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट वन, 21 सेकंड। 21 सेकंड एक सिग्निफिकेंट टाइम, क्यों? क्योंकि ओमेगा हो गया π/3, तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, and that is 2π/π/3, and that is equal to 6 seconds. तो 6 सेकंड का टाइम पीरियड है ना। अच्छा, एक टाइम पीरियड में जरा बताओ क्या हो रहा है, एंड दैट्स वेयर जय's comment will now become important, and that is, ठीक है। तो नाउ जय's मेरे अंदर कमेंट आल्सो रिगार्डिंग डायरेक्शन, उस पे आता हूं बाद में। एक चीज जरा देखो, ये जो कॉइल जब घूम रहा है तो इसका जो ईएमएफ बनेगा दैट इज सेम एज दैट ऑफ द एसी जनरेटर वी डिड। बस ये कि एसी जनरेटर हमने रेक्टेंगुलर कॉइल लिया था, इसमें हमने सर्कुलर कॉइल लिया, और तो कोई फर्क नहीं है या नहीं? यानी इसमें जो वो होगा, क्या बोलते हैं,
अच्छा इनफैक्ट अगर याद करके देखो एसी जनरेटर में भी हमने जो किया था उसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में था, याद है ना। और ऐसे केस में जो करंट आया था याद करके देखो वो ऐसे आया, यानी डायरेक्शन बदला था। इस केस में भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए अगर एक कंप्लीट साइकिल में चार्ज फ्लो पूछोगे तो वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे बार दूसरे डायरेक्शन में जाएगा इन द कॉइल। तो देयरफॉर एक साइकिल में तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। करंट का डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो। इज दैट ओके? तो यानी 21 में क्या हुआ? 21 में 3 साइकिल्स प्लस हाफ साइकिल, ठीक है। अब हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है? हाफ साइकिल का मतलब ऐसे से ऐसे हो जाना, बस। तो अगर मान लो अभी फ्लक्स को मान लो कुछ एक वैल्यू ले लेता हूं तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी। अगर अभी वैल्यू लेता हूं मेरे से तो बाद में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री मुड़ गया, तो एरिया वेक्टर 180 डिग्री मुड़ गया, तो cos 180 माइनस 1 यानी माइनस ऑफ पाई आर पाई स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर बी माइनस ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर बी। ये हो गया, ये हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया डेल्टा फाई, ठीक है ना। तो ये 21 का तो अलग हिसाब है। तो डेल्टा फाई तो ये आ गया विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर बी। तो देयरफॉर डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर बी बाय रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? 2 पाई आर इंटू लैम्डा, 2 पाई आर इंटू लैम्डा। तो आर कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा? बी आर बाई लैम्डा, यानी इक्वल टू बी इंटू आर बाई लैम्डा। ये तो हो गया हाफ साइकिल में। बाकी जो 3 साइकिल्स कंप्लीट है ना, क्योंकि 6 सेकंड के एक साइकिल है, तो 3 साइकिल कंप्लीट आधा साइकिल। तो आधा साइकिल में 180 डिग्री टर्न क्या, यानी डेल्टा फाई हो गया 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए। दैट्स समथिंग दैट यू शुड ऑब्जर्व केयरफुली। तो वो चीज आ जाती है बी आर बाई लैम्डा, ये हो गया डेल्टा। तो बस बी दिया हुआ है 5 आर 2 बाई लैम्डा इज 1 ओम पर मीटर, यानी हो गया 10 कूलम। ये तो हो गया पहले वाले का। पहले वाले का आधा साइकिल एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है ना। तो पहले वाले का जो है ना आधा साइकिल एक्स्ट्रा हुआ, तो अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, मनन हैज गिवन कि वो ओमेगा टी से एंगल नहीं निकलेगा, वो वही करने वाला। बस ये थोड़ा सा आसान था तो इसको वैसे कर दिया, बट एक्चुअली है तो वही एंगल वाला ही किस्सा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था अब उसी को लगा देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आया था b इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो डेल्टा फाई का। और डेल्टा क्यू का क्या होगा? therefore डेल्टा क्यू इज इक्वल टू दिस अपॉन 2 पाई आर इंटू लैम्डा, यानी पाई पाई आर कैंसिल हो गया, तो b बाय 2 लैम्डा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही एक्चुअली जनरल एक्सप्रेशन है। इनफैक्ट ये जो हमने सॉल्व किया ना, ये भी वही है, बस थीटा को 180 डिग्री पुट कर लो, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 मतलब 1 माइनस माइनस 1, तो 2 हो गया, 2 कैंसिल करके b बाय, अच्छा एक आर दिया, बी आर बाय लैम्डा। ये देखो ये बी आर बाय लैम्डा। तो हमने ये थोड़ा आधा साइकिल था तो इसलिए अपने तरीके से कर लिया, बट इन जनरल अगर करना चाहते हो तो इन दैट केस देखो, यानी क्या हुआ कि साइकिल्स चलते जाएंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि एक साइकिल का डेल्टा क्यू 0 वो इसलिए क्योंकि एक बार चार्ज जाएंगे एक बार चार्ज आएंगे, तो करंट का डायरेक्शन ऑल्टरनेटिंग होता है, बिकॉज दिस इज नथिंग एक्चुअली बट इज एसी जनरेटर। यानी मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि टाइम कितना है, मेरा इंटरेस्ट है कि सारे साइकिल्स को कट करने के बाद जो टाइम बचा उसमें थीटा क्या होगा, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। और थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर लेना। ये कौन सा टी? वो जो लास्ट वाला टी है वो वाला टी। जैसे इस केस में हम टी पुट करेंगे क्या? 3 सेकंड्स। इस केस 21 वाले में क्यों? कि 3 साइकिल में जो 18 सेकंड है वो तो चला गया, कोई जरूरत नहीं मुझे 18 सेकंड की, तो पूरे साइकिल हो गया 6 सेकंड का वो है।
सिमिलरली अगर 31 सेकंड में करते हो तो 5 साइकिल पूरा हो गया, है ना, 5 साइकिल पूरा हो गया, और टी के जगह पुट कर दो 1 सेकंड, है ना, और ओमेगा हो जाएगा π/3। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे फिर, आ गया सेकंड क्वेश्चन, यानी 31 सेकंड का आंसर करो। तो मैं क्या करता हूँ, br/2 लैम्डा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा अब क्या पुट होगा ना, 1 सेकंड में क्या जाएगा π/3, यानी 1 माइनस कॉस π/3, तो हाफ आ गया, यानी br/4 लैम्डा, बस दैट्स इट। तो वो लैम्डा था और ये br/4 लैम्डा यानी इक्वल टू 2.5, ये हो गया चार्ज। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। हिमांशु has said कि तनिष इज इन वेटिंग, हाँ वो मैंने देख लिया, मैंने कर दिया। मैंने आज की व्हाट एंगल निकाल के, हाँ वही किया मैंने, इनफैक्ट मैंने तो इसको डिराइव भी नहीं किया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो किया, वो रेक्टेंगल था ये सर्कल है, बस इतना ही फर्क है ना, तो देयरफॉर टेक्निकली देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, इजंट इट। तो बस यही होता है कि अगर मान लो चार्ज फ्लो का क्वेश्चन रहता है तो बस यही सब चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है, दैट यू नो डेल्टा फाई हम कैसे निकालें, ठीक है ना, डेल्टा फाई हम कैसे निकालें, दैट्स इट। अक्षिता सेड कि इनिशियली तो एंटी क्लॉकवाइज होगा एंड जय सही कह रहा है। जय ने क्या पब्लिकली बोला है? अक्षित को पता है सर पुराना मैसेज है, हाँ बहुत पुराना मैसेज है ना, वो तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ पता कैसे चला, सारे तो प्राइवेट मैसेज आ रहे हैं। आपने पढ़ा था ना मैसेज उसका। अच्छा चलो ठीक है, आई होप यू गॉट द यू नो कांसेप्ट नाउ। अब इसके ऊपर देखना 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे पुराने पेपर करो, चाहे फिटजे का मॉड्यूल करो, चाहे बीएम शर्मा करो, चाहे एचसीबी करो, कोई सा भी करो। तो चार्ज फ्लो इज वन स्मॉल टॉपिक एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस सफिशिएंटली टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच इट, है ना। आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ मेजर इशू नाउ। चलो, सो दैट वाज अबाउट चार्ज फ्लो। तो मतलब इस चैप्टर में देखना यही सब होता है, ईएमएफ के पैटर्न, जैसे कल भी मैंने पूछा था 1-2 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था उसका फिर मैं एक बार डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है ना। एंड दैट इज, अगर मान लो एक क्वार्टर सर्कल ऐसे कर, अगर एक क्वार्टर सर्कल का बिल्कुल एज पे रखा हुआ है, स्मॉलर रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 बट अल्फा नॉन 0, और अल्फा भी उसी डायरेक्शन। चलो ओमेगा तो है नहीं इसलिए ओमेगा में डायरेक्शन नहीं दिखाना चाहिए, तो अल्फा नॉन 0 है और इस डायरेक्शन में, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। ऐसे में इसके ईएमएफ का ग्राफ बनाना, ठीक है ना। तो देखो पहली बात तो ईएमएफ हमेशा तो बनेगा नहीं, है ना, सिर्फ क्वार्टर सर्कल बनेगा। क्वार्टर सर्कल बनेगा, फिर क्वार्टर सर्कल नहीं बने। अगर मैं इस पॉइंट को फॉलो कर रहा हूं, इस पॉइंट को अगर फॉलो कर रहा हूं, तो इस क्वार्टर सर्कल में बनेगा, इस क्वार्टर सर्कल में नहीं बनेगा, इस क्वार्टर सर्कल में उल्टे डायरेक्शन में बनेगा, फिर इस क्वार्टर सर्कल में नहीं बनेगा, एंड सो ऑन। तो यानी हर अल्टरनेटिंग क्वार्टर में करंट जो है जनरेट होगा ही नहीं। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो देयरफॉर, अच्छा दूसरी बात एक और भी है, इज दैट जब भी ईएमएफ जनरेट होगा, जब होगा, जब नहीं होगा तब तो चलो अलग कहानी है। जब भी जनरेट होगा तो होगा हाफ डी ओमेगा एल स्क्वायर, यानी ईएमएफ जो है इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी ओमेगा के प्रोपोर्शनल होगा, और ओमेगा क्या है, इज इक्वल टू अल्फा टी। क्यों? क्योंकि वैसे तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बट ओमेगा नॉट तो है नहीं, तो यानी तो अल्फा टी अगर हो गया यानी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अब एक काम करो, इसको अब अल्फा तो लिखना पड़ रहा है, अल्फा और प्रोपोर्शनल देखने में बड़ा सिमिलर है, दैट्स द प्रॉब्लम। बट एनीवे ये अल्फा वाला होगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू है, यानी ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू टाइम है। बट इसमें एक चीज और भी है कि एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूं, तो मुझे याद नहीं कि मैंने क्या दिया था, कि शायद क्रॉस दिया होगा, आई डोंट रिमेंबर, लेट्स एज्यूम कि क्रॉस है। तो इन दैट केस अगर एंट्री कर रहा है, लेट्स से ऐसे करके एंट्री कर रहा है, सपोज जब, है ना, जब एंट्री कर रहा है तो क्या हो रहा है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी जब बाहर था तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक फील्ड के ही बाहर था। इस तरफ तो B0 लिया था हमने,
तो जब एंट्री कर रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता जा रहा है, उसको अपोज करना, यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करना, यानी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी ईएमएफ स्टार्टिंग में पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्योंकि प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, दो लाइंस ऐसे बना इक्वल एंगल, एक ऐसे और सेम एंगल पे होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वार्टर सर्कल तक ईएमएफ जनरेट होगा, तो लेट्स से एक क्वार्टर सर्कल तक यहाँ पे ऐसे, उसके बाद एकदम से ईएमएफ जनरेशन बंद हो जाए। लेकिन बंद होने वाला जो पीरियड है, बंद होने वाला जो पीरियड है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा की वजह से ओमेगा बढ़ता जा रहा है। तो अगर ओमेगा बढ़ता जाएगा तो यानी क्या हो गया, हर π/2 एंगल कवर करने के लिए, यानी एक एक π/2 एंगल कवर करने के लिए कम 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 टाइम लगेगा। तो एक काम करता हूं, मैं कैलकुलेशन भी साथ साथ कर लेता हूं कि π/2 इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो 2 तो कैंसिल हो गया, फिर टी इज इक्वल टू आ गया π/अल्फा का अंडर रूट। ये हो गया पहला π/2 कवर करने का टाइम। तो अब एक और π/2 जब कवर होगा तो यानी टोटल पाई कवर हो गया। अगर पाई कवर हो जाता तो यही कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फिर टी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाय अल्फा। फिर एक और π/2 कवर होगा तो यानी 3π/2 हो गया, है ना। यानी मैं लिखूंगा 3π/2, ये होगा t1 t2 t3, सॉरी t3, तो इज इक्वल टू हाफ अल्फा t3 स्क्वायर, तो t3 हो जाएगा इक्वल टू 2 टू कैंसिल करके अंडर रूट ऑफ 3 पाई बाय अल्फा का अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा पाई बाय अल्फा, ये हो गया t1, है ना, ये हो गया t1, फिर t2, फिर t3, इससे भी कम होगा। एक काम करता हूं, पहला वाला ही बड़ा कर, ये t1 हुआ, फिर t2, अब देखो t1 बड़ा है, t2 उतना बड़ा नहीं है, उससे कम है, जो भी है, ये t2, फिर उल्टे डायरेक्शन में जनरेट होगा वीएमएफ ऐसे, और इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ये हो गया t3, ठीक है ना, फिर 0 हो जाएगा और उसका ड्यूरेशन फिर कम होगा, इसका जो ड्यूरेशन है उससे तो कम होगा, ये हो गया t4, ये हो गया t3, ये हो गया t4, और ये हो गया, फिर इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा और कम, और फिर ऐसे। आई थिंक आई होप यू मस्ट हैव गॉट अ फील ऑफ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो उसके बाद देखना इसका जो है ना और पतला हो जाएगा इसका। तो ये हर π/2 पे क्या हो रहा है, इसका कवरेज वो हो रहा है, स्क्वीज होता जा रहा है। यानी पहले तो ईएमएफ का जनरेशन का फ्लो ऐसे बनेगा, तो मैंने बनाया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बन रहा है, तो हर बार देखो टाइम स्क्वीज होता जा रहा है। इस तरह से होता है। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, तो शुरू में एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर 0 होगा, ये देखो 0, फिर एग्जिट के टाइम क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाए, है ना। तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, यानी हमने प्लॉट कैसे किया, ईएमएफ वर्सेस टी, एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव। यू may take the other way around also, that's your choice. चलो ठीक है हाँ समझ गए, तो आ रही होगा मुझे, ठीक, वो आ रही हो। वो मेन मुद्दा ये था कि वो प्रोपोर्शनल टू टी है, बाकी हाँ ये आर होगा, मतलब एल के जगह हमने आर लिया, दैट वाज द करेक्शन हमें ध्रुव ने बताया। चलो ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। अब ये समझ में आ गया ना, पहले ईएमएफ एंट्री में इतना ड्यूरेशन हो गया, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, तो ये स्क्वीज होता जा रहा है। और T1 T2 के सीक्वेंस क्या है,
पाई बाय अल्फा, 2 पाई बाय अल्फा, 3 पाई बाय अल्फा, 4 पाई बाय अल्फा, यानी T1 हो गया पाई बाय अल्फा इंटू 1 का अंडर रूट, फिर T2 हो गया पाई बाय अल्फा इंटू 2 का अंडर रूट, T3 हो गया पाई बाय अल्फा इंटू 3 का अंडर रूट, T4 हो गया पाई बाय अल्फा इंटू 4 का अंडर रूट, यानी ऐसे करते 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 Tn जो होगा वो होगा n पाई बाय अल्फा का अंडर। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब एंट्री और एग्जिट, है ना, और मतलब एंट्री का स्टार्ट, एंट्री का एंड, फिर एग्जिट का स्टार्ट, एग्जिट का एंड। तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है एक पर्टिकुलर सर्कल में। तो अकॉर्डिंगली वो जाए जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो एन का वैल्यू चेंज करते जाओ तो टाइम मिलता जाएगा जब वो एंट्री एग्जिट वगैरह एंड सो ऑन, बाकी तो खुद डिसाइड कर सकते। दैट्स द ईएमएफ। ठीक है, इसका पैटर्न एक बार चेक कर लो, किसी को कोई सवाल पूछना है तो देख लो। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। इसके अलावा मैंने कुछ और होमवर्क भी दिया था। जैसे सपोज एक और मैं देता हूं एंड दैट इज सपोज एक पैराबोला है, इसी से रिलेटेड दे रहा हूं। तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस फ्री वायर से बना हुआ, ये वायर है एक्चुअली, ये तो एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस, है ना, बल्कि इनको डॉटेड कर देता हूं, यानी ये तो इमेजिनरी है बट ये तो रियल है, ये तो कंडक्टिंग वायर है। और मान लो यहाँ पे एक वो है, रॉड है, लंबा सा रॉड है, विच इज ट्रैवलिंग, यानी थोड़ा देर बाद ऐसे होगा रॉड, थोड़ा देर बाद ऐसे होगा, थोड़ा देर बाद ऐसे होगा, इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड करंट एट टाइम t, फाइंड द करंट एट टाइम t। ये जो रॉड है, ये जो रॉड है इसका लैम्डा दिया हुआ है, lambda is the resistance per unit length। ठीक है, so to find out the current at any time t, the resistance per unit length of the rod is given। हाँ जी, तो इस बार निकालना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इट्स अ पैराबोला, y is equal to 3x square।
आई मीन ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो तरीका तो वही डिफाई dt, और तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अगर मैं इस केस में देखता हूं, ये x हो गया, तो अगर मान लो v मतलब इन dt टाइम इंटरवल, इन dt टाइम इंटरवल d फाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x इंटू dy इंटू b, isn't it? Is equal to, now 2x is something that you have to ponder on. x जो है ना y पे डिपेंड करेगा, तो मैं इसको y लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2x, अब y पे x डिपेंडेंट है, तो x कैसे निकलेगा, तो x को लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ y, यानी क्या होगा, y by 3 का अंडर रूट, यानी 2 इंटू y by 3 का अंडर रूट, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, इंटू dy, तो dy है, उसको तो कुछ नहीं कर सकता, ये मान लो dy है, तो मैं dy को लिख सकता हूँ व्हाट, v dt, क्योंकि ऑब्वियसली v इज इक्वल टू dy dt, तो dy क्या हो जाएगा, इक्वल टू v dt, तो मैं dy को लिख देता हूँ एज v dt, ठीक है, इनटू v, तो चलो वो तो ठीक, सो दिस विल बिकम व्हाट, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ y by 3, अब y क्या है, इजंट y इक्वल टू vt, है ना, तो यानी इसको लिख दूंगा एज अंडर रूट ऑफ vt by 3 इंटू v dt इंटू b, therefore जो EMF बनेगा वो बनेगा d phi dt। अगेन देखो माइनस हम लिख नहीं रहे क्योंकि वो माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन तो वैसे ही बता देंगे। डायरेक्शन क्या होता है, देखो जैसे जैसे रॉड ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो उसको अपोज करना तो बाहर की तरफ, यानी क्या होगा ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस केस में एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो डी फाई डी टी आ गया इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ वी क्यूब टी बाई 3, अच्छा इंटू बी, 2b इंटू वी क्यूब टी बाई 3, ठीक है। तो देख लो ये है, लेकिन हमसे करंट पूछा जा रहा है, तो करंट के लिए क्या होगा, नहीं एक्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा 2x इंटू लैम्डा, और x क्या है अंडर वाई बाई 3, यानी 2 इंटू वाई बाई 3 इंटू लैम्डा, ठीक है। तो 2 इंटू वाई बाई 3 इंटू लैम्डा, तो y तो हो गया vt, यानी इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ vt बाई 3 इंटू लैम्डा, तो देयरफॉर करंट क्या हो जाएगा 2b इंटू ये वाला अंडर रूट ऑफ v क्यूब t बाई 3 by 2 into under root of Vt by 3 into lambda, यानी क्या बन गया 2 कैंसिल हो गया, b रह गया, एक v को बाहर निकाल देते तो पूरे कैंसिल हो जाएगा by lambda, यानी हो जाएगा b into v by lambda, यानी it is equal to what, constant, क्या आ रहा है b v by lambda। अब देखो ये क्लियर हो गया सबको, देखो चेक करो जरा। So the current now is a constant and that is equal to bv by lambda, ठीक है। so I'm just waiting for a response की समझ में आ गया सबको, देख लो अच्छे से। अब एक काम करो, क्वेश्चन को चेंज कर लो और इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी v, अब इसी क्वेश्चन में एक काम करो, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी पहला ए पार्ट तो हो गया v इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर दूसरे में क्या u इज इक्वल टू 0, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है। अब क्या चेंज करोगे देख लो,
एक्सेलरेशन के साथ अगर आगे जा रहा है तो इन दैट केस कहां पे क्या चेंज करोगे वो देखिए। नाउ हैव अ लुक। एक्सेलरेशन में क्या चेंज होगा ये बताओ। एक्सेलरेशन अगर होगा इन दैट केस क्या चेंज जाएगा। इन द मीनवाइल लेट मी टेक अटेंडेंस। ठीक है, आई थिंक द ओनली आंसर हैज कम फ्रॉम जय गोयल एंड दैट इज कि इस बार ये टाइम में सेट की मैं तो प्रेजेंट। हाँ तो प्रेजेंट लगा दिया बेटे, चिंता मत करो। ठीक, प्रेजेंट लगा दिया। चलो लेट्स प्रोसीड। इसका एक आंसर है कि BAT बाय लैम्डा। मनन सेज कि नहीं, ये तो BAT आएगा। शिवम सेज BAT बाय लैम्डा। मनन सेज चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट, वो तो मान के चलना पड़ेगा ना। A नॉन जीरो है एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, दैट्स द इशू। मनन ने, डंगवाल ने एक आंसर में चेंज किया है, पहले वाला आंसर में BAT बाय लैम्डा। चलो ठीक है, यानी दिस टाइम इट सीम्स कि टाइम डिपेंडेंट है। चलो देख लो, तो d5 क्या हो गया ना, वही 2x into dy into b। ओनली थिंग इज दैट dy क्या होगा, है ना। तो x को y के टर्म्स में लिख दिया, तो dy वही है vdt, है ना। dy वैसे तो dy अगर मैं देखता हूँ तो क्या हो रहा है ना, y इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। तो dy dt हो जाता है at, है ना। तो यानी dy हो जाता है इक्वल टू
80 dt, कोई v dt मतलब v की जगह 80 पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो y आ जाएगा उस समय का वेलोसिटी इनटू t, ये चेंज हो जाएगा, y हो जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर, और v की जगह पुट करेंगे 80 dt, है ना, यानी 80 dt इंटू डी। तो ईएमएफ आ जाएगा डी5 बाई डी टी, तो एक टी बाहर आ जाएगा, यानी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, मैं भी कर ही देता हूँ, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा जो है डी5 डी टी, तो टी आ जाएगा 80 तो है ही है, यानी हाफ 6 2 का तो 4, यानी 2/3, सब कुछ अंडर रूट में ले जाता, 2/3 a क्यूब t4, आई मीन पार्शियली कर दिया। अच्छा, जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, रेजिस्टेंस क्या आएगा, हाँ रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस विल बी व्हाट 2x इंटू लैम्डा, और x तो यही है y/3 विच इज 80^3, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू x, x इज y/3, y का जगह लिखेंगे हाफ 80²। वैसे वहां भी वहीं पे कैंसिल हो जाता है, बट नहीं कोई नहीं, तो कर ही दिया। तो अंदर ले जाओ तो 2 अंदर ले जाओ चाहो तो, और t को मैं बाहर ले जा सकता हूँ, इन दैट केस ये हो जाएगा 2/3 80 a, दैट्स इनटू लैम्डा, ठीक है ना। तो आई थिंक a के बाहर आ जाएगा, तो b इंटू अंडर रूट ऑफ 2/3 a इंटू t स्क्वायर बाय t इंटू अंडर रूट ऑफ 2/3 a इंटू लैम्डा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो गया, तो यानी b t बाय लैम्डा, ठीक है। 4-5 आंसर्स आया हुआ है, और जिन्होंने भी आंसर दिए सारे करेक्ट, ठीक है ना। सो दैट वाज अबाउट योर करंट। तो पिछले बार जो है करंट कांस्टेंट आया था, इस बार लेकिन करंट प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है, यानी इस बार आई बेसिकली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट्स बिकॉज़ ऑफ दिस एक्सेलरेशन। वैसे तो एक्सेलरेशन की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है और ईएमएफ भी बढ़ रहा है, लेकिन ईएमएफ थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ना। रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे रॉड ऊपर जा रहा है तो रॉड का लेंथ बढ़ता जा रहा है, व्हिच इज पार्ट ऑफ द सर्किट है। तो लेंथ बढ़ता तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता, तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें हो रहा है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करंट होता है, तो ईएमएफ बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन ईएमएफ थोड़ा ज्यादा जल्दी से बढ़ रहा है। ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टी बढ़ रहा है, रेसिप्रोकल टू टी, यानी ओवरऑल करंट जो है प्रोपोर्शनल टू टी, एक टी कैंसिल हो, ठीक है। अच्छा, कल को हो सकता है कि ये सब ना देके इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे दे या वेलोसिटी का फंक्शन दे दे, व्हाटएवर हमें, तो अकॉर्डिंगली फिर हमें क्वेश्चन को उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। आई थिंक दीस टू एग्जांपल्स आर गुड एनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड इन केस ऑफ एनी अदर फ्यूचर क्वेश्चन। तो हमारा तैयारी क्या है कि और भी टाइप का अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वी शुड बी एबल टू डू, दैट्स व्हाट द पर्पस इज, है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट आई ई एटसेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन देखना पहले भी आए हुए हैं, so once you solve these type of questions you will see कि हाँ चलो ठीक है, more or less I am aware of the different types of questions that can possibly come or might have come, okay। इसके अलावा मैंने एक चीज और भी पूछा था, and that was कि अगर मान लो रॉड है और मान लो अगर वो मूव कर रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, in that case find out the EMF across the ends of the rod। फिर मैंने बोला था कि मान लो रॉड चल भी रहा है लेकिन रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूमते हुए चल, ये V है, ये 2L/3 है, ये L/3, ठीक है ना, और ये मान लो ओमेगा, और ओमेगा कुछ वैल्यू भी दे देता हूं 3/4 है, सो दैट कुछ कॉन्क्रीट आंसर भी है। लेंथ L है दोनों में, इसका भी L है, इसका भी L है, V है, मैग्नेटिक फील्ड P है, ठीक है ना। तो दोनों में तुमको बताना, अच्छा ओमेगा का ना दो वैल्यूज ले लो, ओमेगा के दो वैल्यूज ले लो, एक a V/4n,
एक B 4V by L और एक C माइनस 6V by L, यानी दो में तो क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। या तो एक काम करो, टेक क्लॉकवाइज एज नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, ठीक है ना, ये छोड़ दो। बस ये कि एंगुलर वेलोसिटी है इतना बता दिया। तो दिस इज मोर जनरलाइज्ड क्वेश्चन, आई मीन दिस मोर जनरलाइज्ड क्वेश्चन, दिस इज लिटिल लेस जनरलाइज्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका करो। अक्षिता सेठ की पिछले बार भी वीवी बाय लैम्डा आया था, इस बार भी वीवी बाय लैम्डा है। हाँ ठीक है, उस तरीके से देखोगे तो सिमिलर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारा पर्पस ये था जानना पिछले क्वेश्चन में कि टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। तो अगर मैं उसको v के टर्म्स में आंसर देता हूं तो सिमिलर आ, ठीक है, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है और वो ऑब्वियस भी है ना। लेकिन क्या है कि हमारे मेन मकसद था कि टाइम के साथ वेरिएशन स्टडी करना। अब v इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द सेकंड केस, और पहले वाले केस में v कांस्टेंट है, तो हमने टाइम का रिलेशनशिप निकाला, तो इसलिए पहले वाले का कांस्टेंट आ रहा है और दूसरे वाले का प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है। तो which another way of saying is that it is proportional to velocity, both of them, ठीक चलेगा, that is okay। जय से इसके सीधे v को 80 नहीं लिख सकते हैं फाइनल रिजल्ट। हाँ इस केस में तो लिख सकते हो, इस केस में तो लिख ही सकते हो, वही हम कर रहे हैं, मतलब उसका चैनलाइज करके कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना। चलो दोनों आंसर हो गए। अब इसका बताओ, इसका ईएमएफ बताओ पहले। व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड? पहले वाले का आंसर दो, 5 गिनूंगा उसके अंदर। मेरे से इतना हड़बड़ी क्या है? हड़बड़ी है तभी पूछ रहा हूं। 1 नहीं 5 4 3 2 1 0। ओके, ध्रुव हैज गिवन द आंसर कि ये आंसर जरूर 0 आ रहा होगा, तभी आप इतना जल्दी जल्दी पूछ रहे थे। नहीं तो फिर तो कुछ तो कैलकुलेशन होना चाहिए। देखो इसमें पता है क्या हो रहा है, इसका विजुअलाइजेशन हम कैसे करेंगे ये वाले का। इज दैट अगर मैं सिंपल लीनियर मोशन लेता हूं तो देखो लीनियर मोशन में क्या होता है, रॉड यहाँ पे होता है, रॉड यहाँ पे होता है, तो ये होता है स्वेप्ट एरिया, और इसके फ्लक्स चेंज होता है, क्यों? इसके एरिया हो जाए, ये वाला एरिया ले लेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज होता है। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, साथ में ओमेगा भी है, तो यानी ये रॉड एक्चुअली यहां से यहां आते हुए ऐसे नहीं होगा। अगर सिर्फ पैरेलल होता ऐसे होता, पर साथ में ऐसे भी हो रहा है, यानी कुछ ऐसे हुआ। लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि देखो जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे हुआ होगा, मतलब यहाँ से पूरा ऐसे करते करते सोच के देखो जरा, उतना ही कमी यहाँ पे भी हो गया, है ना, उतना ही कमी इधर भी हो गया। यानी वी कैन अप्लाई व्हाट, द सुपरपोजिशन। तो आप ये बताओ, अगर मान लो ये सेंटर के क्रॉस सपोज अगर रोटेट कर रहा है तो ईएमएफ क्या होता है? मान लो लीनियर है ही नहीं, मान लो लीनियर मोशन है ही नहीं, सपोज ये सेंटर के बहुत ऐसे ऐसे घूम रहा है एल लेंथ ऑफ द रॉड, तो इसका ईएमएफ क्या होगा? हाँ वो वाइब्रेशन, पता है क्या ना, फोन आया होगा इस वजह से हुआ होगा। बाकी जैसे मैं हट जाता हूँ तो कई बार वो फोकसिंग करता है, तो अभी मैं सामने हूं तो अलग टाइप का फोकस हो गया, जब मैं पीछे हूं तो अलग टाइप का होगा, तो कई बार वो कैमरा अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। एनीवे की आपके फोन वाइब्रेट कर रहा था, तो वो तो जनरली कॉल पे आता है। चलो इसमें सुपरपोजिशन में क्या करूंगा ना, लीनियर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बीवीएल। इसमें बताओ रोटेशन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा?
इस पर्टिकुलर केस में रोटेशन का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, याद करके देखो। रोटेशन में जो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है वो तभी हो पाता है जब रॉड के कॉर्नर पे फिक्स है और ये ऐसे घूम रहा है, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर तुम उसको बीच में फिक्स कर दो, बीच में, इन दैट केस क्या होता है, अगर जब घूम रहा है ना, तो ये वाला हाफ बी ओमेगा एल बाई 2 का होल स्क्वायर और ये वाला पार्ट हाफ बी ओमेगा एल बाई 2 का होल स्क्वायर, और चेक करके देखना एक दूसरे के ऐसे हो जाता है। यानी इस केस में रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस केस में यानी रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो देयरफॉर इस केस में जो ईएमएफ बनेगा वो तो सिर्फ बीवीएल होगा, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट ऑल। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? पहले है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज। ठीक है ना? इस तरह से मान के चलो, यानी पहले वाले में ऐसे घूम रहा है। तो एक काम करते हैं, जो लीनियर मोशन ऑफ द रॉड है उसके वजह से बीवीएल होगा, वो तो कोई बात नहीं, तो यानी बीवीएल तो होगा। अब सवाल है कि प्लस करो या माइनस करो दूसरे वाले हिस्से का। तो दूसरे वाले हिस्से में होगा क्या ना, बी बाई 4L, यानी इसका जो नेट ड्यू टू रोटेशन यानी कंट्रीब्यूशन है ना, ड्यू टू रोटेशन, क्या होगा, हाफ बी ओमेगा 12/3 का होल स्क्वायर माइनस L बाई 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्यों होता है ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन में कर रखा, तो मैं वो सुपरपोजिशन कर रहा हूं। यानी क्या हो गया, हाफ बी ओमेगा 4/9 माइनस 1/9, तो 3/9, 1/3, यानी 1/6। अब क्या होगा, है ना? अच्छा, क्योंकि ओमेगा दे रखा है v/4L, तो उसको लिख लो, तो v/4L तो 24 pvn, यानी इक्वल टू 1/24 pvn। ठीक है, देखो भाई, pvl/24। अब सवाल है कि इसको ऐड करूं, नहीं सत्यम, सत्यम इज पॉइंटेड आउट कि ये तो बहुत छोटा एंगल के लिए होता है, तो ये पूरा ईएमएफ जो होता है ना वो इंस्टेंटेनियस ही होता है। ठीक है ना? तो पूरा ये जो ईएमएफ है वो इंस्टेंटेनियस है। तो इस वक्त का ईएमएफ निकाल रहा हूं मैं जस्ट फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़ी देर बाद तो फिर बीवीएल भी नहीं होगा ना, थोड़ी देर बाद जो होगा वो बीवीएल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद जब रॉड ऐसे हो जाएगा, मान लो घूमते घूमते 90 डिग्री ऐसे, उस समय तो ईएमएफ 0 हो गया रॉड का, जो लीनियर मोशन का जो कंट्रीब्यूशन होगा ईएमएफ वो तो 0 हो गया। तो ये जो अभी निकाल रहा हूं ईएमएफ एट दिस इंस्टेंट ओनली, क्योंकि अगर तुम 90 डिग्री घूम जाओ, बल्कि एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, आज तो उतना टाइम नहीं है, मैं भी इसको कल खत्म करके कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो रॉड है ये अभी इस वक्त ऐसे है, इस वक्त ऐसे है और फिर कुछ इधर उधर घूम भी रहा है, तो इस वक्त ऐसे है, तो यानी लीनियर का कंट्रीब्यूशन बीवीएल हुआ। थोड़ी देर बाद रॉड ऐसे हो जाएगा, उस समय क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर और एल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। याद करके देखो, सबसे पहले जो एकदम बिगिनिंग में बताया था, क्या बताया था कि ईएमएफ इज जनरेटेड ओनली, ईएमएफ इज जनरेटेड only when B vector, L vector are mutually perpendicular। तो therefore इसमें एक और क्वेश्चन भी बनेगा कि टाइम t बाद क्या होगा। तो टाइम t बाद क्या होगा, रॉड ऐसे घूम जाएगा, तो रॉड का सिर्फ इफेक्टिव लेंथ लेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। ये सब चीजें आएंगे। तो अभी जो मैं निकाल रहा हूँ, ये जो सॉल्व कर रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन ये जो अभी सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया अभी, है ना? तो E is equal to 0 ड्यू टू रोटेशन, अच्छा मतलब ड्यू टू लीनियर, इस वक्त जो है ड्यू टू लीनियर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और एल वेक्टर देखो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, कोई कंपोनेंट भी नहीं है परपेंडिकुलर। बट हाँ, इस बीच में मतलब यहां से लेके यहां तक, तो इस बीच में जो ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें क्या होगा, एल का वो वाला पार्ट लेना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड,
उससे उसका ईएमएफ निकलेगा। चलो उस पर तो कल डिस्कस करेंगे, अभी तो फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं एट दिस इंस्टेंट। एट दिस इंस्टेंट क्या हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा हाँ 1/6 p ओमेगा l स्क्वायर, बस ये कि ओमेगा की जगह एक बार होगा v/4l, एक बार हो जाएगा 4b/l और एक बार हो जाएगा -6b/l। तो मैं तो उससे मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, है ना, कंट्रीब्यूशन इनटू रोटेशन का मैग्नीट्यूड। अभी रुको, कहानी खत्म नहीं हुआ। इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, पहला वाले में तो v/4l तो आ गया bvl/24, यानी आ गया bvl/24 कॉमा, अगर मैं ओमेगा की जगह 4v/l लेता हूं, 4v/l ये हो जाएगा 2/3 bvl, और अगर मैं 6v/l लेता हूं ये हो जाता है bvl, है ना। एक d भी लेना चाहिए था मुझे, सपोज 12v/l, तो अगर d लेता हूं और एक e ले लेता हूं, मान लो -18v/l, यानी 5 केसेस में क्या आ गया, जो रोटेशन का कंट्रीब्यूशन आ गया a b c d, d का क्या 12v/l, तो अगर यहाँ पे मैं 12v/l रखता हूं तो यानी 2bvl, और e का हो गया -18v/l यानी हो गया 3bvl। ये हर एक में रोटेशन का कंट्रीब्यूशन। अब क्या है ना कि प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं कैसे होता है। कैसे करूं, यहाँ पे ले लेता हूं, है ना। तो ए वाले में क्या आ गया, ए वाले में क्या आएगा, देखो पहली बात तो ये जो रॉड है ना, अगर मान लो ये वेलोसिटी इधर हो रहा है तो ये पॉजिटिव, और मैग्नेटिक फील्ड हमने किया तो है नहीं, चलो मैग्नेटिक फील्ड तो ये ले लो, क्रॉस ले लो, तो क्रॉस लेता हूं तो इन दैट केस क्या होता है, वी ऐसे करके होता है, यानी ड्यू टू लीनियर मोशन ऊपर की तरफ ईएमएफ का या करंट का जनरेशन का टेंडेंसी बनता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, इन दैट केस क्योंकि ये डोमिनेट करेगा तो इसका चार्ज इधर जा रहा है, तो ऐसे करके नीचे, यानी एंटी क्लॉकवाइज में ये अपोज कर रहा है और क्लॉकवाइज में ये सपोर्ट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कहां कहां है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और सपोर्ट कहां पे करेगा, सी और ई में। देन अपोज कहां पे करेगा, इसको, ये वाला। तो इस वक्त आई इंड्यूस्ड या ई इंड्यूस्ड इज अपवर्ड्स, लेते हुए, ठीक है ना, टेकिंग ई इंड्यूस्ड इज अपवर्ड्स। अब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में अपोज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में सपोर्ट कर रहा है, यानी पहले वाले में हो जाएगा bvl माइनस bvl/24, यानी आ गया 23/24 bvl अपवर्ड्स। b और 2/3 bvl, ये भी माइनस होगा, तो bvl माइनस 2/3 bvl इज इक्वल टू 1/3 bvl अपवर्ड्स। c में देखो bvl है लेकिन माइनस है, यानी क्लॉकवाइज, यानी सपोर्ट करेगा, तो bvl सपोर्ट कर रहा है c में, यानी bvl प्लस bvl इक्वल टू 2 bvl। डी में प्लस है, तो प्लस मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपोज करेंगे, तो अपोज कितना कर रहे हैं, 2 bvl, यानी bvl माइनस 2 bvl, यानी bvl माइनस bvl। तो मैंने अपवर्ड्स लिखा है, अपवर्ड्स माइनस bvl आ रहा है, इसके मतलब इस बार ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे, तो ये ध्यान रखना। और ई लास्ट में ये माइनस है, तो माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज सपोर्ट करेगा, यानी bvl और ये हो गया 3 bvl, यानी bvl प्लस 3 bvl, यानी और bvl, ठीक है ना। That's the final question. Shivam has given the right approach, that is subtract कर दो एंटी क्लॉकवाइज में और ऐड कर दो क्लॉकवाइज में, और वैल्यूज जो होंगे वो मैंने सारा यहाँ पे लिखी है अकॉर्डिंग टू द वेरियस वैल्यूज ऑफ ओमेगा, v/4l, 4b/l, -6v/l, फिर 12v/l, -18v/l, तो ये सारा ओमेगा के हिसाब से मैंने सारा वैल्यूज निकाली। अब वो प्लस होगा माइनस होगा, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो, एंड अकॉर्डिंगली मैंने कर दिया, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर होगा तो ये आंसर
यानी कुछ तो नेगेटिव आ रहा है, जैसे ये नेगेटिव आ रहा है, तो यानी अपवर्ड मानते हुए नेगेटिव मतलब ओवरऑल डाउनवर्ड्स, यानी करंट रॉड के थ्रू ऊपर नहीं जाएगा, करंट रॉड के थ्रू नीचे जाएगा इस इंस्टेंट पे, अगर इसको कोई सर्किट वर्किट में रख दो तो। ठीक है ना? ठीक है, फाइन, एक बार देख लो अच्छे से। So that's the net calculation. ये परचेज चेक कर लो। So that will give us the net idea as to how EMF is generated across the ends of the rod when there is linear motion as well as rotational motion. Fine. चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं। We have more or less ended the discussion actually. So like maybe what we can do is that we'll just discuss a little bit more on this कि और टाइम पे क्या होगा, किसी और टाइम। That's what maybe we'll just discuss in few minutes. And after that we will begin the next chapter, which is alternating current. ठीक है? तो that will also take some time. उसमें बड़े सारे। Thank you, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. And have a good day.